हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अंकिता कालरा, आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप्रेशन की, और एक चीज़ ठान लेते हैं कि हंसते हंसते इस डिप्रेशन की हम वाट लगा देंगे। देखो दोस्तों, हमें एक ट्रेन बनानी है जिसमें बंदा आया तो है टिकट लेकर डिप्रेशन की, टेंशन की, लेकिन जो वो सीट लेगा वो सीट उसकी होगी सिर्फ और सिर्फ हंसी खुशी की। आइए साथ में जुड़ते हैं। सबसे पहले तो जैसे बाकी बीमारियां हैं, अगर टीबी बीमारी है, अगर हार्ट अटैक बीमारी है, अगर हार्ट की कुछ दिक्कत हो रही है तो बीमारी है, अगर हड्डियों में कुछ दिक्कत हो रही है तो बीमारी है, तो ये भी डिप्रेशन भी एक मानसिक बीमारी ही है। इससे इतना डरिए मत, इसका भी इलाज है, इसका भी इलाज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने सुना होगा घरों में कोई बंदा अगर परेशान रहने लगता है या वो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, तू तो पागल है, तू तो वेला वहम करता है, तू तो बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेस हो रहा है तो मत हो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये एक मेंटल स्टेट है, ये भी एक बीमारी है। अगर आप टीबी वाले पेशेंट को बोले कि तेरे लंग्स तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं, चल उन्हें बोल मत हो, तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। या फिर आप गठिया के पेशेंट को बोले अपने हड्डियों को बोल तो सही हो जाए, क्या वो सही हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो सेम अगर आपके ब्रेन के साथ हो रहा है तो क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम उसे बोलेंगे या हम उसे पागल बोल देंगे कि चल तू तो वहमी ज्यादा है तो वो सही हो जाएगा? नहीं, ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये भी एक डिजीज ही है। इसके ऊपर भी हम जितनी जल्दी काम कर ले उतना ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं डिप्रेशन के लक्षणों की, कि ऐसे क्या लक्षण आते हैं कि हमें लगता है ऐसा कि ये बंदा डिप्रेशन की तरफ हो सकता है। तो जो सबसे पहला लक्षण है वो है मन उदास रहना। मतलब कि ऐसा आप देखते हैं, सबसे पहले बहुत ऊंची जगह नहीं जाते हैं, आप देखते हैं आज छोटे से छोटा बच्चा भी बोल रहा है कि मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा तो मन बहुत ही उदास रहने लगा है। या फिर एक ऐसे आदमी की बात कर लीजिए जिसको बिजनेस लॉसेस बहुत हो रहे हैं, वो भी बोलेगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो क्या ये दो चीज़ें जो टेम्परेरी उनको स्ट्रेस आ रहा है, एक को एग्जाम की वजह से और एक को बिजनेस की वजह से, तो क्या ये डिप्रेशन है? एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। मानिए जिस बच्चे को स्ट्रेस आ रहा है एग्ज़ाम की वजह से, अगर उसके एग्ज़ाम के बीच में उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि उसे बहुत खुशी मिल जाती है, या फिर कि उसका पिछले किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है जिसमें वो टॉप कर जाता है, तो क्या वो तब भी उदास रहेगा? वो नहीं उदास रहेगा, वो उस खुशी को बहुत अच्छे से मनाएगा। सेम दूसरे केस की हम बात कर लेते हैं। बिजनेस लॉसेस हो रहे थे आपको, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जहाँ से आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, तो क्या आप तब भी उदास रहेंगे? नहीं, आप उस खुशी को मनाएंगे। तो ठीक है, तो डिप्रेशन में क्या हो रहा है कि आपका मन उदास रह रहा है परमानेंट, मतलब कि कोई खुशी का माहौल है, कोई दुख का माहौल है, लेकिन आप उदास ही रह रहे हैं, ये है डिप्रेशन। टेम्परेरी उदास होना इज नॉट डिप्रेशन। दूसरा क्या होगा कि पेशेंट हर चीज में अपने आप को कसूरवार मानने लगेगा। जैसे मानिए कि वो ऑफिस में कुछ काम कर रहा है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उससे उसमें कुछ गलती हो गई, तो वो क्या बोलेगा कि ये गलती मेरी वजह से ही हुई है, मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ चीज़ें खराब हो जाती हैं, मुझे तो जीने का ही कोई हक नहीं है। ये सीरीज उसके दिमाग में चलती जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। ये होता है। साथ ही में क्या होता है कि उसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट शो होने लग जाता है। नौकरी हो गया, घर बार हो गया, पारिवारिक रिश्ते हो गए, अपना पर्सनल लाइफ भी हो गई, उसमें उसका इंटरेस्ट जो होता है बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है। मतलब कि उसे किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस चीज़ को एंजॉय करूं या मैं इस चीज़ में एफर्ट्स मारूं, ऐसा उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता जाता है। और क्या होता है कि उसे फिजिकल वीकनेस बहुत रहने लगती है, मतलब पेशेंट हमेशा थकान महसूस करेगा, सिर्फ दिमागी तौर से नहीं, शारीरिक तौर से भी उसे ऐसा लगेगा कि मैं पड़ा रहूं, मैं कुछ ना करूं। और क्या होगा कि उसका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। मतलब वो किसी चीज़ में अगर काम कर रहा है तो वो काम करता हुआ ही रहा है, पर कंसंट्रेट वो नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ में हम क्या देख पाते हैं कि उसकी भूख में बहुत बदलाव आने लग जाता है। मतलब जनरल केसेस में क्या होता है कि भूख जो है वो कम होती जाती है और शरीर जो है वो दुबला पतला होता जाता है। पर कुछ केसेस में ऐसा भी देखने आता है कि जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है बंदों को भूख ज़्यादा लगने लग जाती है और शरीर मोटापे की तरफ जाता है। और क्या होता है, हम नींद की बात कर ले तो नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब कि या तो नींद लेट आती है या फिर डिस्टर्ब्ड आती है, टूट टूट कर आती है। और एक और जो हम नोटिस करते हैं, मानिए कि बंदा 7 बजे उठता है नॉर्मल,
लेकिन उसकी सवेरे की नींद बहुत जल्दी टूटने लग जाएगी, मतलब वो 7 ना उठ के 5 बजे उठने लग जाएगा, ये उसका नॉर्मल चलता जाएगा। साथ ही में क्या होने लगेगा कि जो पेशेंट है उसको नेगेटिव थॉट्स या फिर ऐसे थॉट्स जिसमें वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। डिप्रेशन के जो मरीज़ रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी वजह से ही हुआ है, अगर मैं ही ना हूँ तो कितना अच्छा हो, मतलब उनकी सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि सही चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट उनका ब्रेन ही इस तरीके से काम कर रहा है। दैट्स वाई द ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, द ट्रीटमेंट पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एक बीमारी ही है। क्यों नहीं इस पर हम काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहा हो, तो बेटर है कि आप मेडिकल एडवाइस ले लीजिए। अगर स्टेज स्टार्टिंग की ही हुई तो बहुत इजीली ट्रीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते रहे कि थोड़ी सी टेंशन है ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी टेंशन है ठीक हो जाएगा, तो वो और ज़्यादा सीवियर की तरफ जाता जाएगा। तो बेटर है इसे बहुत बड़ी कोई चीज़ ना समझ के इसका ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आप एक अच्छी लाइफ बिता पाएँ। देखिए, आपका ब्रेन है वो पॉजिटिव थॉट्स भी ले सकता है, नेगेटिव थॉट्स भी ले सकता है। आप उसमें थॉट्स भरे ही जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स भरे ही जा रहे हैं, तो एक सीमा तक ही वो झेल पाएगा। मानिए एक ग्लास है, आप उसमें पानी भर रहे हैं, तो एक सीमा तक ही तो उस ग्लास को आप भर पाएंगे। अगर आप ऊपर ही भरते जा रहे हैं तो ओवरफ्लो कर जाएगा ना। सेम ही तो यहाँ पर हो रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कारणों की तरफ कि कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके। अगर हम नॉर्मल जनता की भाषा में बात कर लें तो लोग बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान के लिए एक विपरीत परिस्थिति आई थी जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चला गया। मतलब मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसने किसी अपने बहुत करीबी को खो दिया था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, या फिर उसने किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, उसका वो चला नहीं, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। हाँ, ये भी एक कारण है। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसे साइकोलॉजिकल रीजंस बोलते हैं। पर क्या सिर्फ यही एक रीज़न है? तो ऐसा नहीं है, दूसरे भी रीजंस रहते हैं, बायोलॉजिकल रीजंस भी रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रहते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, आपका डोपामाइन हो गया। अगर ये अपने नॉर्मल लेवल से कम चले जाते हैं तो भी आपको डिप्रेशन की दिक्कत आने लग जाती है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे मानिए आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, आपको जोड़ों में दर्द होने लग गया है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपके जोड़ में जो फ्लूइड था, साइनोवियल फ्लूइड था, जैसे ग्रीस बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो कम हो गया है, जिसकी वजह से हड्डियां रगड़ खाने लग गई हैं और आपको दर्द होने लग गया है। तो यही तो आपके दिमाग में हो रहा है। तो क्यों आप गोडों पे तो काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग पर काम करना नहीं चाह रहे हैं? ऐसा क्यों? ये भी बीमारी है बस। तो दोस्तों, एक और डिप्रेशन का रीज़न जो बहुत ही ज़्यादा नोटिस में आता है पेशेंट्स की टर्म्स में, वो मैं बताती हूँ। अगर यहाँ कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा और इस आदत को थोड़ा सा हटा दीजिए। देखिए, होता क्या है, बचपन में जब आप छोटे होते हैं, मानिए आप भाई बहन या भाई भाई हैं, छोटा भाई जो है वो पढ़ने में थोड़ा वीक है और बड़ा भाई जो है वो पढ़ने में अच्छा है, तो घर पे एक माहौल रहेगा, बच्चा ट्यूशन जाएगा, बच्चा स्कूल जाएगा, तो एक माहौल रहेगा कि छोटे वाले को बोला जाएगा कि बड़ा भाई तो अच्छा था पढ़ने में, ये थोड़ा कमज़ोर रह गया, या फिर पता नहीं बड़ा तो सही पढ़ लेता था, ये थोड़ा कमज़ोर रह गया। जब ये रिपीटेडली चीज़ें चलती रहती हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उस बच्चे को यही सब बोला जाता है, तो उसके कहीं ना कहीं ब्रेन में वो चीज़ फिक्स बैठ जाती है, जो उसे आगे जाकर दिक्कत देती है। आगे दिक्कत कैसे देती है मैं बताती हूँ। एक बॉस है, एक कंपनी है, उसमें बॉस है और 2 एम्प्लॉयज़ हम मान लेते हैं, 2 या 3 एम्प्लॉयज़ उसके सामने खड़े हैं। कोई प्रोजेक्ट बिगड़ा, बॉस ने उन 3 एम्प्लॉयज़ को सुनाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुनाया, या कुछ ज़्यादा नहीं सुनाया, सिर्फ इतना सा बोला कि यार तुमने इतना सा काम भी सही से नहीं करा। तो जो बाकी 2 बंदे थे वो तो आराम से निकल गए, लेकिन जो तीसरा बंदा था जिसने बचपन में ये सब झेला था या नहीं भी झेला था, अब डिप्रेशन का वो शिकार है, तो क्या होगा? वो बंदा अपनी टेबल पर जाएगा और सोचता रहेगा कि यार मेरी वजह से ये प्रोजेक्ट खराब हो गया, अगर मैं उसे ढंग से कर लेता तो कितना अच्छा होता, पर मुझसे तो कुछ अच्छे से होता ही नहीं है ना, मेरी वजह से प्रोजेक्ट खराब हो गया, मैंने पूरी कंपनी का नाम डुबा दिया, मैंने बॉस का नुकसान करा दिया, यार मुझे तो कोई जीने का हक ही नहीं है। ये सब जो सीरीज में उसको थॉट्स आ रहे हैं ना, इसे बोलते हैं ANT, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ये
पेशेंट के बस में नहीं है, ये बस उससे आए जा रहे हैं। ये डिप्रेशन में होता है, ये बहुत ही कॉमनली नोटिस आता है। जबकि जो बाकी 2 बंदे थे वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं आपस में हंस खेल रहे हैं और बोल रहे हैं चलना, बॉस की तो आदत है, ये हमेशा यूं ही बोलता रहता है। और उन्होंने इतना बोल के इग्नोर कर दिया। लेकिन जो डिप्रेस्ड पेशेंट था उसने पूरा दिन यही सोचता रहा और ज़्यादा नेगेटिव की तरफ वो जाता रहा। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। देखिए, ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। बहुत से पेशेंट्स में, बहुत से लोगों में ये वहम है कि अगर हम इसके ट्रीटमेंट में एक बार पड़ गए तो ये लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता जाएगा और हमें सिर्फ नींद ही आती रहेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर ट्रीटमेंट अलग अलग काम देता है और आपकी स्टेज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी बिल्कुल ही स्टार्टिंग स्टेज है तो आयुर्वेद मानता है कि आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और नॉर्मल व्यायाम से भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप थोड़ा ऊपर चले गए हैं, मतलब आप दूसरी स्टेज पर आ गए हैं, तो क्या होगा कि एक्सरसाइजेस प्लस साथ में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। काउंसलिंग जो कि एक डॉक्टर कर रहा है, घर पर नहीं। ऐसा होता है, घर पर देखा जाता है कि लोग बोलते हैं क्या डॉक्टर के पास जाएगा, चल मैं ही समझा दूंगा, चल मैं ही बताता हूँ क्या हुआ है तेरे को। तो हाँ, वो फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट जो हो रहा है वो डेफिनेटली काम करेगा, पर जो प्रोफेशनल तरीके से काउंसलिंग काम करेगी वो अलग। ठीक है। इस सब के साथ एलोपैथी में जो चलता है वो चलता है एंटी डिप्रेसेंट्स, और जो आयुर्वेदा में चलता है, आयुर्वेदा में कुछ हर्ब्स रहते हैं जो बहुत ही अच्छा काम देते हैं इस सब समस्याओं में, जैसा कि शंख पुष्पी हो गया, ब्राह्मी हो गया, जटामानसी हो गया, और भी वैरायटी ऑफ हर्ब्स अपने पास रहते हैं। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो सब डिसाइड किया जाता है। साथ ही में एक थेरेपी रहती है, प्रोसीजर रहता है जिसका नाम है शिरोधारा। नाम में ही समझ आ रहा है, शिरोधारा मतलब सिर पर कोई धार गिरी जा रही है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को, आपके माइंड को रिलैक्सेशन हो रहा है। जनरली वो जो धारा रहती है वो रहती है मेडिकेटेड ऑयल की, जो कि सुखोष्ण अवस्था में होता है। उसको हम आपके सिर पर गिरते हैं, उससे आपको बहुत आराम मिलता है। साथ ही में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आयुर्वेद ने बोला है नासा ही शीर्षो द्वारम, कि नाक को ही सिर का द्वार माना गया है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत, आपके नेक रीजन से ऊपर जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें हम मेडिसिन आपके नाक के थ्रू भी देते हैं, मतलब इसे हम बोलते हैं नस्य कर्म। तो हम ये भी करते हैं, हम आपका मेडिकेटेड ऑयल या क्वाथ को आपके नाक के थ्रू 2-2 ड्रॉप्स डलवा देते हैं। एक और थेरेपी जिसके बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं वो है विद कर्म। विद कर्म के भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं आपके डिप्रेशन में। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक ईजी सा समझ तो आ गया होगा कि या तो अगर स्टार्टिंग है तो हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम CBT मतलब थेरेपी, काउंसलिंग सेशंस की तरफ जाएंगे, या फिर हम एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाएंगे। और अगर आयुर्वेद की बात कर ले तो हमारी जो थेरेपीज रहती है वो काउंसलिंग थेरेपीज, साथ ही में अपनी जो रहती है शिरोधारा, नस्य मतलब अपने पंचकर्मा प्रोसीजर्स, और साथ में आपकी ऐसी हर्ब्स जो आपके ब्रेन को एक टोनिक की तरह काम दे रही हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी भी ऐसे लक्षणों से जूझ रहे हैं तो अपने एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद।